गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम लोग पिछले क्लास में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ रहे थे और उसमें हमने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चैप्टर में बच्चों बेसिकली आप लोगों को पढ़ना है, जैसा ये चैप्टर के शुरू में ही लिखा है कि 1990 में जो विश्व दो ध्रुवीय व्यवस्था जो दो ध्रुवीय व्यवस्था स्टार्ट हुई है उसमें यद्यपि अमेरिका का वर्चस्व है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स दिखते हैं जो अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करते हैं। और इसी में आपको जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है वो है यूरोपीय संघ और आसियान, दक्षिण पूर्व एशिया। ये जो दोनों ही क्षेत्रीय संगठन हैं, इनका जो खासियत है जिसके कारण इन्हें पढ़ा जा रहा है कि ये दोनों ही इलाके बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक दुश्मनी इनसे ग्रस्त थे, लेकिन इन दोनों ही जगहों के जो देश थे उन्होंने अपनी इन कमजोरियों को, इन दुश्मनी का निदान क्षेत्रीय स्तर पर ढूंढा और एक ऐसी शांतिपूर्ण और सहकारी एक सहयोग की ऐसी व्यवस्था डेवलप कर पाने में सफल हो सके हैं, मेनली आर्थिक रूप से, जिससे कि ये अमेरिका के वर्चस्व तक को चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए यूरोपीय संघ और आसियान हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लास्ट में आप चीन भी पढ़ेंगे, जो बता चुके हैं चीन का जो आर्थिक उभार है, आर्थिक विकास, वो भी अमेरिका के वर्चस्व को प्रभावित करता है। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि 27 देश इस वक्त यूरोपीय संघ में हैं और ये भी जान चुके हैं कि यूरोप की धरती पर ही जो पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, यूरोपीय देशों की आपसी दुश्मनी से ही उसका आरंभ हुआ था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप लोग ध्यान दीजिए तो वो शीत युद्ध का दौर था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और अमेरिका की ये एक स्ट्रेटजी भी थी और कि जो यूरोप है, जितना लिबरलाइज्ड या पूंजीवादी यूरोप है, वो संगठित रहे जिससे कि वो सोवियत संघ का मुकाबला कर सके। इसी के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान और नाटो जैसे आर्थिक और क्षेत्रीय संगठन भी बनाए। तो शीत युद्ध के दौर में आर्थिक एकीकरण और सैनिक एकीकरण का रास्ता निकला। मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने यूरोप की जो ध्वस्त देश थे उन सबकी आर्थिक रूप से मदद की और इसमें एक संगठन बना के सहयोग की शुरुआत की गई। नाटो आप लोग पढ़ चुके हैं कि सैन्य रूप से प्रतिरक्षा की एक पद्धति की स्थापना की गई कि यदि नाटो के संगठन देशों पे कोई हमला करता है तो सभी देश उसका प्रतिकार करेंगे। यूरोपीय संघ लेकिन जैसा आपको बताया था क्षेत्रीय संगठन मुख्यतः आर्थिक और राजनीतिक सहयोग से हैं, सैनिक उनकी प्रकृति सैनिक नहीं है। तो आर्थिक सहयोग की शुरुआत कहाँ से होती है? 1949 मार्शल प्लान से व्यापारिक आर्थिक सहयोग का आरंभ हुआ। 1951 आप पढ़ चुके हैं कि 6 देश उन्होंने स्टील और कोल इनमें इस्पात और स्टील ही लिखा है, इस्पात और कोयला में सहयोग का आरंभ किया उनके व्यापार में और खनन में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो 1957, ये बहुधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ का निर्माण 1992 में हुआ है। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक परिषद, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी या यूरोपीय आर्थिक परिषद की स्थापना हुई थी 1957 में, और वही डेवलप करते करते 92 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है। तो EEC और यूरेटम परमाणु ऊर्जा में सहयोग के लिए संस्था जो बनाई गई सहयोग की, उसे यूरेटम कहा गया। और EEC का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक
यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल या यूरोपियन आर्थिक परिषद, ये 1957 में स्थापित हुए। क्रमशः धीरे धीरे आप पढ़ चुके हैं, किताब में लिखा है कि अन्य देश, इन 6 देशों के अलावा जो अन्य देश थे वो भी शामिल हुए। 1979 में यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन हुआ और इसके गठन होने से एक राजनीतिक स्वरूप भी इस आर्थिक संगठन ने ग्रहण करना शुरू किया। 1985 एक महत्वपूर्ण चीज़ थी शांगेन वीज़ा, शांगेन की संधि, वो आप पढ़ चुके हैं। उसके माध्यम से यूरोपीय देशों में, जो यूरोपीय संघ के मेंबर हैं, उन देशों में आवागमन के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। वहाँ के नागरिक एक से दूसरे देश में निर्बाध रूप से बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं और विदेशी एक ही पासपोर्ट पे पूरे यूरोपीय संघ के देशों का भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, maastricht की संधि 1992 में हुई। इसी के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। ये आप सबको रटा होना चाहिए। maastricht की संधि, यूरोपीय संघ का गठन 1992, नवंबर 93 से ये लागू हुई, अस्तित्व में आई और इसी के द्वारा एक एकीकृत बाजार की स्थापना, सिंगल मार्केट की स्थापना यूरोपीय संघ में की गई। जितने सदस्य देश हैं वो एक सिंगल मार्केट की तरह कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या, जो आयात निर्यात के प्रतिबंध होते हैं, आयात शुल्क होते हैं या अन्य तरीके के जो प्रतिबंध होते हैं, वो हटा के इन सबको एक देश की तरह, एक मार्केट की तरह ये व्यवहार करते हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ का जो प्रमुख क्षेत्र है वो क्या है, एक समान विदेश नीति, एक समान सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों में सामंजस्य और न्याय व्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। यूरोपीय संघ के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य देशों की विदेश नीति एक समान हो, उनकी डिफेंस पॉलिसी एक जैसी हो, आंतरिक मामलों में मतलब कि जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक हो, मानवाधिकारों की रक्षा करे और न्याय व्यवस्था भी उसी से प्रेरित हो। तो इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिफिकेशन का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार आर्थिक से राजनीतिक की ओर यूरोपीय संघ धीरे धीरे बढ़ता गया है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से भी आता है, अगर दीर्घ में पूछा गया, शॉर्ट में तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आप लोगों को कुछ उसके एग्जाम्पल लिख के दिखाए भी थे। दीर्घ में पूछ सकते हैं, एक अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पे यूरोपीय संगठन की समीक्षा कीजिए या विवेचना कीजिए। तो उसमें आप यूरोपीय संगठन, उसका संगठन दिखाएंगे, सदस्य दिखाएंगे, फिर उसकी शक्ति दिखाएंगे और उस पर क्या सीमाएं हैं। तो हम लोग अब उसकी यूरोपीय संगठन की जो एकीकृत शक्ति है उसको पढ़ते हैं। विश्व में यूरोपीय संघ अपना क्या क्या एकीकृत करने में सफल रहा है। एक झंडा है उन लोगों का, एक जैसा राष्ट्रगान, एक स्थापना दिवस है जो मनाया जाता है, एकल मुद्रा भी है। यूरो जो आप पढ़ चुके हैं पिछली बार 2012 में, यूरो जो है वो एकल मुद्रा के रूप में जितने भी देश हैं, सदस्य देश हैं, जिन्होंने 12 देशों ने अपनाया, 2002 में 12 देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया 2002 में, और उन्होंने अपने जो देश की मुद्रा थी उसे छोड़कर यूरो को अपने देश में प्रचलन किया है। ये 2002 में सिंगल, अगर पूछा जाए यूरो कब अस्तित्व में आया तो वो 2002 में सर्वप्रथम 12 देशों ने उसे अपनाया है। एक जैसी विदेश और सुरक्षा नीति का प्रयास करते हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ का जो आकार है वो निरंतर बढ़ता गया है। दायरे में विस्तार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देश बढ़ते गए हैं। जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ जो है उसके जो जब विखंडन हुआ तो जो पूर्वी यूरोप के जो गणराज्य थे वो भी यूरोपीय संघ में सम्मिलित हुए हैं। तो मेनली 3 तरीके की शक्ति उसकी देखी जा सकती है कि जो भी आपको बताया था क्वेश्चन की, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की समीक्षा कीजिए। तो आप पहले उसकी ये सब बताते हुए संगठन, उसकी आर्थिक शक्ति बताएंगे। तो आर्थिक शक्ति में
ये यूरोपीय संघ जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी दूसरे नंबर पर है। जो यूरो उसकी मुद्रा है वो लगभग डॉलर के ही बराबर उसकी वैल्यू है। विश्व व्यापार में यूएसए से 3 गुना हिस्सेदारी है। तो इस प्रकार जो है इतना ज़्यादा आर्थिक रूप से इतना सबल होने के कारण जो विश्व व्यापार संगठन WTO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या अन्य देश जो हैं उनमें विश्व में यूरोपीय संघ का काफ़ी दबदबा है। उसकी बात यदि यूरोपीय संघ कोई बात कहता है तो उसकी बात को काफ़ी वैल्यू दी जाती है। राजनीतिक शक्ति के रूप में एक ही चीज़ काफ़ी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें यूरोपीय संघ के दो फिलहाल अब यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ का मेंबर नहीं है, लेकिन उस वक्त तक फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम दोनों जो है वो यूरोपीय संघ के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा कई अन्य यूरोपीय देश जो हैं वो अस्थायी सदस्य के रूप में या संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न एजेंसीज़ में कार्यरत रहते हैं। सैन्य शक्ति के रूप में जो दूसरी सबसे बड़ी सेना है वो यूरोपीय संघ की है। रक्षा बजट अत्यधिक है। इसके अलावा जो यूरोपीय संघ है वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो, सैन्य प्रौद्योगिकी हो या संचार प्रौद्योगिकी हो, इनमें वो लगभग अमेरिका के ही एट पार है, बराबर है और बाकी देशों से बहुत आगे है। परमाणु अस्त्र संपन्न देश, इसमें फ्रांस और ब्रिटेन वो परमाणु अस्त्र संपन्न देश हैं। तो इस प्रकार सैन्य रूप से भी जो एकीकृत यूरोप है, यूरोपीय संघ है, वो काफ़ी शक्तिशाली संगठन है। तो और मेनली आप लास्ट में लिखेंगे जो यूरोपीय संघ के प्रभाव का मुख्य बिंदु है वो उसकी आर्थिक शक्ति है और कूटनीतिक शक्ति। उसकी जो बढ़ती इकोनॉमिक पावर है विश्व व्यापार में, जो उसका हिस्सा है और उसकी जो मुद्रा की वैल्यू है, उसके कारण जो है यूरोपीय संघ का विश्व में काफ़ी महत्व है, दबदबा है। इसके अलावा जो राजनीतिक या कूटनीतिक शक्ति है, उसके कारण वो दबाव के माध्यम से अपनी बात मनवाने की क्षमता विश्व में रखता है। तो ये एक तरीके, ये आपने देखा कि यूरोपीय संघ में जितने ये छोटे छोटे यूरोपीय देश हैं, इन्होंने आपस में मिलकर अपने को संगठित करके अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट है, महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको बताया था कि एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में उसकी विवेचना करिए, तो कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिससे यद्यपि यह विकल्प दे सकता है लेकिन फ़िलहाल अभी इतना मजबूत नहीं है। वो सीमाएं भी देख लेते हैं। वो यूरोपीय संघ की सीमाएं क्या हैं? पहला, कई देश, जैसे एक विवाद ये है कि यूरोपीय संघ का जो विस्तार की बात की जाती है, यूरोपीय संघ का जो विस्तार की बात की जाती है तो उसमें कई देशों का ये मानना है कि उसे यूरोप तक सीमित रखा जाए, यूरोपीय महाद्वीप के ही देशों तक को सीमित किया जाए, जबकि कुछ देश ऐसा मांग करते हैं कि जितना ज़्यादा यूरोप का विस्तार किया जाएगा वो उतना अधिक शक्तिशाली होगा। तो जैसे टर्की है, मकदूनिया है, ऐसे कई देश हैं जो अप्लाई कर चुके हैं यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्हें अभी यूरोपीय संघ में शामिल नहीं किया गया, उस पर मतभेद है। दूसरी चीज़ है जो राष्ट्रीय भावना है, नेशनलिज्म है, उसका इस यूनिफिकेशन की प्रक्रिया से टकराव चल रहा है। मतलब जो कई ऐसे देश जो बहुत प्राचीन, जिनकी सभ्यता है, बहुत प्राचीन उनका इतिहास रहा है, तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, रक्षा की पॉलिसी या अन्य डिसीजंस को जो उनकी सरकार लेती है उसे सरेंडर करके, उसे छोड़कर यूरोपीय संघ के अधीन आने में अभी भी उनमें हिचकिचाहट है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन। ब्रेक्सिट अक्सर पूछा जाता है बच्चों, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ब्रेक्सिट बहुविकल्पी में भी, कि ब्रेक्सिट क्या है। तो ब्रेक्सिट क्या है? यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होना ही ब्रेक्सिट है। ये BRE, ब्रिटेन एग्जिट, ठीक है। तो ये
ब्रिटेन एग्जिट, इट इज़ ब्रेक्सिट। तो ब्रेक्सिट का क्या अर्थ है कि यूनाइटेड किंगडम का यूरोपियन यूनियन से बाहर होना। 2016 में ही ब्रिटेन ने इस प्रक्रिया को लिस्बन संधि के अनुसार आरंभ कर दिया था, जिसमें 2 साल का टाइम लगता है, और उसका जनमत संग्रह और रेफरेंडम करते करते फाइनली 31 जनवरी 2020 को जो है ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता से अलग हो गया। इसी को ब्रेक्सिट कहा गया। तो ये एक उदाहरण है कि राष्ट्रीय भावनाओं का इस एकीकरण की प्रक्रिया से टकराव हो रहा है। अभी भी देश हिचक रहे हैं अपने को, अपनी नेशनैलिटी को छोड़ के पूरे यूरोप में समाहित होने पे। इसी प्रकार विदेश व रक्षा के मुद्दों पर मतभेद देखने को मिला, जैसे कि नाटो सदस्य जो हैं, जब आपने अभी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम पढ़ा था जिसमें सद्दाम हुसैन की सत्ता जाती रही, उसमें यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका का साथ दिया और इराक के हमले पर भागीदार बना, लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने इसका विरोध किया था और उन्होंने उस हमले में भाग नहीं लिया। तो इस प्रकार ये सैन्य और रक्षा मुद्दों पर विरोध है। इसी प्रकार एकल मुद्रा इत्यादि अपनी मुद्रा हटाकर एक सामान्य मुद्रा अपना लेना, या अन्य अपनी कानून व्यवस्था हटाकर एक सामान्य कानून व्यवस्था का अपना लेना, इस प्रकार राष्ट्रीय पहचान के प्रति जो निष्ठा है वो कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ के मजबूत होने में आड़े आ रही है। यही इसकी सीमाएं हैं। तो इस प्रकार ये आपका एक क्वेश्चन दीर्घ में या 6 नंबर में बनता है कि एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संगठन की विवेचना करिए। आप उसका संगठन बताएंगे शॉर्ट, उसके बाद उसकी शक्ति क्या क्या है, किस आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, वो बताएंगे, और फिर ये सीमाएं बताएंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में हम लोग आसियान पढ़ेंगे।